नहीं, मैं सिकंदर खान और हम आप कर रहे हैं महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत। देखिए, महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के बारे में अपन कर रहे हैं। इससे पहले हम सांगा जब शासक बने थे उस समय की स्थितियां देख चुके हैं, मालवा के साथ और उसका गुजरात के साथ क्या रिलेशन था वो हमने देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के साथ उसके संबंधों की चर्चा करेंगे। देखिए, महाराणा सांगा जब शासक बने थे तो दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोदी, लेकिन सिकंदर लोदी है उनके कुछ क्षेत्रों को राणा सांगा द्वारा कब्जे में कर लिया गया, लेकिन फिर भी सिकंदर लोदी की उनसे संघर्ष करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन 1517 में जब इब्राहिम लोदी शासक बन गए तो उन्होंने शासक बनते ही सांगा से संघर्ष किया। तो अब जो इब्राहिम लोदी और सांगा के साथ संघर्ष हुए वो दो संघर्ष मुख्य हैं। पहला संघर्ष है खातौली का युद्ध। देखिए, जो खातौली नामक स्थान है वो कोटा का क्षेत्र है। इस खातौली के अंदर 1517 में सांगा और इब्राहिम लोदी का संघर्ष हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी को हार कर भागना पड़ा, लेकिन उसका एक शहजादा है वो सांगा द्वारा कैद कर लिया गया। लेकिन इस खातौली के युद्ध के अंदर सांगा का बायां हाथ और तीर लगने से एक घुटना बेकार हो गया। इस प्रकार सांगा इस युद्ध के अंदर अपना एक हाथ खो चुके थे और घुटने के तीर लगने के कारण वो लंगड़े हो चुके थे। तो ये घटना किस युद्ध की है? खातौली के युद्ध की। इब्राहिम लोदी अपनी हार को नहीं भूले थे, इसलिए उन्होंने अगले ही साल दूसरा युद्ध किया, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी धौलपुर है, ठीक है। तो बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 में हुआ। अब इब्राहिम लोदी ने किसको नेतृत्व दिया? मियाँ मक्खन के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन ये सेना भी बहुत बुरी तरीके से हार गई। इस प्रकार सांगा के द्वारा दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया गया। अब हम बात करते हैं बाबर और सांगा। देखिए, 1504 के अंदर बाबर को काबुल की सत्ता प्राप्त हुई, लेकिन वो इस छोटी सी इलाके से या सत्ता से संतुष्ट नहीं था। वो एक बड़ी बादशाहत कायम करना चाहता था और उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली की ओर प्रस्थान करके उसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और वो किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। पानीपत के इस प्रथम युद्ध के अंदर, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया और बाबर ने इस युद्ध के अंदर तुलुगमा युद्ध पद्धति का सहारा लिया और अपने रण कौशल के द्वारा इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरीके से हराया और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया। अब इब्राहिम लोदी के बाद बाबर का सामना होता है महाराणा सांगा से। अब महाराणा सांगा से बाबर का संघर्ष हो, इसके मूलभूत कारणों के अंदर हम देखें तो कई कारण बताए जाते हैं। हम एक एक करके इन कारणों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण बताया जाता है सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाना। देखिए, बाबर की रचना है तुज़ुक-ए-बाबरी। ये रचना बाबर की चगताई तुर्की में लिखी गई है और वो खुद की आत्मकथा है। उसमें बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा ने मुझे इब्राहिम लोदी से संघर्ष करने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने कहा था कि वो आगरा की तरफ से प्रस्थान करेंगे, आप दिल्ली आ जाइए। इस प्रकार दोनों ने समझौता किया था कि वो इब्राहिम लोदी से संघर्ष करें, लेकिन बाबर है वो दिल्ली आ गया। पानीपत के इस संघर्ष के अंदर उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा भी दिया और उसके बाद उन्होंने आगरा पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन राणा सांगा वादे के मुताबिक कहीं नहीं आया, इसलिए बाबर उससे नाराज था। हालांकि राजस्थान के राजपूती इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ये बात गलत है। क्यों? कि इब्राहिम लोदी को जब 2 बार सांगा द्वारा हरा दिया गया था तो उसे दूसरे को बुलाकर उसे फिर हराने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, इसलिए उसने ऐसा गलत आरोप लगाया होगा। लेकिन चूंकि तुज़ुक-ए-बाबरी उसकी आत्मकथा है और इतिहासकार आत्मकथाओं को गलत नजरिए से नहीं देखते, इसलिए इसमें संशय की नौबत है।
अगली हम बात करें तो महत्वाकांक्षा का टकराव। महाराणा सांगा है वो अब राजपूताने के अंदर एक बहुत ही उच्च लेवल के या यूँ माने शौर्यवान शक्तिशाली शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे और उनके दरबार के अंदर बहुत से अधीनस्थ राव और राजा थे। हिंदू पद की उन्हें पदवी दे रखी थी। इस प्रकार सांगा है वो भी अब दिल्ली सत्ता को प्राप्त करने के प्रयास में थे और चूंकि वो इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे तो ये माना जा सकता था कि अब दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने के लायक सांगा है। चूंकि अब बाबर का यहाँ आगमन हो गया इसलिए दोनों की महत्वाकांक्षा में टकराव जरूर था, क्योंकि बाबर को भी ये मालूम हो चुका था कि जब तक सांगा को नहीं हराया जाएगा तब तक राजपूताने और राजपूतों पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा और दिल्ली पर उसका स्थायित्व भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार वो समझ चुका था कि ये ऐसी स्थिति है जैसे एक म्यान में दो तलवार, अर्थात दोनों उत्तरी भारत के शक्तिशाली योद्धा। तीसरा हम बात करें राजपूत अफगान मैत्री। जब इब्राहिम लोदी बाबर से हार चुके या युद्ध में मारे जा चुके तो अफगान भाग के इधर उधर बिखर गए। उन्हीं अफगानों में से एक नेता है हसन खां मेवाती। देखिए बताया जाता है हसन खां मेवाती ही वो व्यक्ति है जिन्होंने अलवर के बाला दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये हसन खां मेवाती अफगानों के नेता होते हैं और ये सांगा की शरण में चले जाते हैं। इसी प्रकार इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी भी सांगा से सहायता प्राप्त करने के लिए उसकी शरण में चले जाते हैं। इस प्रकार वहाँ दलबंदी होते देखकर भी बाबर है वो मुश्किल में आ जाता है। सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार। जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, बाबर का इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया, तो उस अव्यवस्था को देखकर खंडार दुर्ग और रणथंबोर के आसपास के 200 गांव, इन क्षेत्रों पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। इस प्रकार ये मुगल क्षेत्रों के प्रभाव में आने वाले जो क्षेत्र थे उन पर सांगा का अधिकार हो गया। मुगल प्रभाव ऐसे क्योंकि बाबर है उसने मुगल सत्ता एक नई साम्राज्य की नींव डाल दी थी इब्राहिम लोदी की पराजित करने के बाद। अब मुगलों ने बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने क्षेत्रों को बढ़ा लिया, अपनी शक्ति को भी बढ़ा लिया। अब दो बड़ी शक्तियों के अंदर टकराव टाला नहीं जा सकता था। अब देखिए सांगा ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और एक नई परंपरा, जो बहुत पुरानी परंपरा थी लेकिन उस परंपरा को उन्होंने पुनर्जीवित किया। और वो परंपरा क्या थी? पाती पेरवन। देखिए पाती पेरवन एक ऐसी परंपरा है जिस परंपरा के अंदर हम विदेशी सत्ता से लोहा लेने के लिए अपने स्वदेशी बंधुओं राजा रावों को आमंत्रित करते हैं कि विदेशी का मुकाबला करने के लिए एकजुट हों। इसी पाती पेरवन परंपरा का सहारा सांगा ने लिया और अपने लोगों को, राजाओं को, राजपूतों को उन्होंने इसके लिए तैयार किया और बुलाया। कहते हैं 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे सरदार तो उसके अधीन पहले से ही थे। अब जब पाती पेरवन के द्वारा उसने प्रयास किया तो कई सहयोगियों की संख्या उसके पास बढ़ गई। उनमें हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, मारवाड़ के मालदेव। ध्यान रखें मारवाड़ के ये प्रश्न बार बार आता है। खानवा के युद्ध के अंदर मारवाड़ की सेना किसके नेतृत्व में आई? देखिए मारवाड़ की सेना मालदेव के नेतृत्व में आई है, लेकिन इस समय मारवाड़ के शासक है राव गंगा। ठीक है, तो राव गंगा नेतृत्व में सेना नहीं आई, उनके पुत्र मालदेव के नेतृत्व में आई है। अगला है वीरमदेव मेड़तिया, वांगड़ का रावत उदय सिंह, सलूम्बर के रावत रतन सिंह, देवलिया के रावत बाग सिंह, आमेर के पृथ्वीराज, ईडर के भारमल, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, चंदेरी के मेदिनी राय और सादड़ी का झाला अज्जा। ये ऐसे प्रमुख शख्स हैं वो सांगा की सहायता के लिए यहाँ आते हैं। अब आता है बयाना का युद्ध। सांगा है वो युद्ध की तैयारियों के कारण आगे बढ़ते हैं। लोगों को साथ लेकर सेना है वो बाबर की ओर प्रस्थान करती है और उनकी पहली मुठभेड़ होती है बयाना में।
17 फरवरी 1527 को बयाना जब सांगा की सेना पहुंचती है तो बयाना दुर्ग पर उस समय मेहंदी ख्वाजा है वो नियुक्त होते हैं। बाबर है वो बयाना का क्षेत्र है वो मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में छोड़ जाते हैं। यहाँ मेहंदी ख्वाजा का संघर्ष होता है और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा है वो एक नई सेना लेकर भी आ जाते हैं, लेकिन ये मिलकर भी राजपूती सेना का मुकाबला नहीं कर पाते और यहाँ बाबर की सेना हार जाती है। इस प्रकार खानवा के युद्ध से ठीक 1 महीने पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा है वो बाबर की सेना को पराजित कर देते हैं। इससे बाबर की सेना का मनोबल टूट जाता है और राजपूतों का मनोबल बढ़ जाता है। अब बयाना के दुर्ग से शाह मंसूर किस्मती है वो बाबर की तरफ जाते हैं और बताते हैं कि राजपूत बड़े शौर्यवान हैं, शक्तिशाली हैं, उनसे लड़ना आसान काम नहीं है, ये शाह मंसूर बताते हैं। इसी समय काबुल से ज्योतिष मोहम्मद शरीफ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मंगल का जो तारा है वो पश्चिम से दिखाई दे रहा है, इसलिए पूर्व दिशा वाले जीतेंगे। और पूर्व दिशा के अंदर सांगा का पक्ष था, इसलिए मुगलों के अंदर एक खलबली मच गई कि अब जीत सांगा की ही है और बाबर की हार निश्चित है। इस प्रकार शाह मंसूर के कहने से और मोहम्मद शरीफ ज्योतिष के कहने से सेना का मनोबल टूट जाता है, लेकिन बाबर लड़ने के लिए तत्पर था। अब अपने लोगों को तैयार करने के लिए वो इस खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद का युद्ध घोषित कर देते हैं और अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तैयार करने के लिए वो यहाँ तमगा नामक कर होता है वो हटा देते हैं। कौन सा कर हटा देते हैं? तमगा नामक कर सैनिकों से लिया जाता था, वो कर हटा देते हैं। शराब न पीने की शपथ लेते हैं और शराब के बर्तनों को तोड़ देते हैं, गरीबों के अंदर बांट देते हैं और अपने लोगों के अंदर ये भाव जगाने के लिए कि हम जीत सकते हैं, इस प्रकार के उनको जिहाद के लिए तैयार किया जाता है, धर्म युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। और बाबर उनको बताता है यदि हम मर भी गए तो हमारे लिए जन्नत मिलेगी और यदि हम जीत जाते हैं तो हमें हिंदुस्तान की सल्तनत मिलेगी। बाबर उनको बड़ी मुश्किल से तैयार करता है और सब मोटिवेट हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ बाबर है वो राय सेन के सलहदी तंवर के माध्यम से, किसके माध्यम से? राय सेन के सलहदी तंवर के माध्यम से सांगा से मित्रता या संधि के लिए प्रयास करता है। तो बाबर और सांगा के बीच संधि कराने के लिए किसने प्रयास किए या मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? राय सेन के सलहदी तंवर ने। इतिहास में ऐसा आता है कि बाबर ने इसके माध्यम से सुलह करने का प्रयास किया, लेकिन सांगा के जो सहयोगी थे वो सांगा को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम विदेशी सत्ता के लिए एकजुट हुए हैं, उसको हटाने के लिए, उसको भगाने के लिए एकजुट हुए हैं, हमें उनसे संधि की आवश्यकता नहीं है और हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए सांगा ने अपने लोगों का मान रखा और इस प्रकार इस संधि से इनकार कर दिया और इसकी परिणति फिर किस में हुई? खानवा के युद्ध में हुई। अब ये खानवा का युद्ध है 16 मार्च 1527 को, जब दोनों सत्ताएं या दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाती है। इसके बारे में हमें अधिक जानकारी कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद से मिलती है। कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद से मिलती है कि दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। महाराणा सांगा है वो अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए हाथी पर बैठे थे, जबकि बाबर है वो सेना के रिजर्व सेना को लेकर बाहर से निर्देशन कर रहा था, जबकि वो घुड़सवारी पर था। जबकि यहाँ सांगा है वो हाथी पर सवार थे, सेना के बीच में थे, हाथी पर होने के कारण वो सबको दिखाई भी दे रहे थे। इसी युद्ध के दौरान सांगा के सिर पर एक तीर लगता है और इस तीर के लगने से वो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित सांगा को उसके सरदार है वो वहाँ से ले जाते हैं और सलुम्बर के रावत रतन सिंह को कहा जाता है कि आप युद्ध का नेतृत्व स्वीकार करो।
किसको कहा जाता है? सलुम्बर के रावत रतन सिंह को। लेकिन रावत रतन सिंह युद्ध का नेतृत्व करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वंशज मेवाड़ को छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं नेतृत्व नहीं करूँगा। लेकिन जो भी व्यक्ति नेतृत्व करेगा मैं मरने तक उसके साथ रहूँगा, लड़ूंगा, मैं उसका सहयोग करूँगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए झाला अज्जा को कहा जाता है। और झाला अज्जा फिर युद्ध का नेतृत्व करते हैं। वो सांगा के राज के चिन्ह छत्र धारण कर लेते हैं और हाथी पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व करते हैं और तब तक संघर्ष करते हैं जब तक वो अंत न हो जाए। इस प्रकार झाला अज्जा युद्ध का नेतृत्व संभालते हैं। अब घायल सांगा को मैदान से बसवा ले जाया जाता है। बसवा दौसा का क्षेत्र है। वहाँ जब सांगा को होश आता है और उनको युद्ध का हाल पता चलता है तो वो शपथ लेते हैं कि मैं सिर पर पगड़ी धारण नहीं करूँगा और बाबर को यहाँ से खदेड़ कर ही दम लूँगा। और वो इसी बीच लोगों को साथ लेकर इरिच के मैदान में पहुँच जाते हैं और अपने लोगों को युद्ध के लिए पुनः तैयार करते हैं, आमंत्रित करते हैं। लेकिन सरदार ये सोचते हैं कि इस युद्ध से मेवाड़ का भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, मेवाड़ दुर्गति पर आ जाएगा, इसलिए वो युद्ध के लिए अब तैयार नहीं होते और धोखे से सांगा को विष दे दिया जाता है। अब विष देकर जब सांगा आगे बढ़ते हैं तो कालपी में विष का प्रभाव हो जाता है और कालपी में 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार घायल सांगा को क्षेत्र से लाया कहाँ जाता है? बसवा लाया जाता है। उनकी मृत्यु कहाँ होती है? कालपी में होती है। अब उनका दाह संस्कार करने के लिए उनको मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया जाता है, वहीं दाह संस्कार किया जाता है और वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। जब घायल सांगा का अंत हुआ तब उनके शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए उनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया है। वो युद्ध के अंदर अपना एक हाथ, एक पाँव, आँख ये पहले ही गंवा चुके थे। उनके शरीर का शायद कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर घायल होने के निशान न हो, इसलिए वो वास्तव में एक योद्धा पुरुष थे। बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की और इस युद्ध के साथ ही बाबर के द्वारा मुगल सत्ता उत्तरी भारत के अंदर पूरी तरीके से स्थापित हो गई।